आपका फेवरेट टॉपिक है राहुल गांधी। नहीं नहीं, मेरा फेवरेट टॉपिक नहीं है, हमारे सबके लिए फेवरेट आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट है। पर आप बहुत गंभीर बात कह रहे हैं Serious? हरदीप पुरी जी। इसका Serious? मतलब आप मनमोहन सिंह पर कम्युनल होने का आरोप लगा रहे हैं। मैं मोदी जी के डीएनए के बारे में आपको बता दूं, हिज माइंड इज नॉट वायर्ड टू टेक प्रेशर। वाकई में डिक्टेटरशिप होती है ना, ये बंदे केजरीवाल के साथ दे रहे होते हैं वहां पे। केजरीवाल सुनीता भाभी का घर का बना हुआ खाना खा रहे होते हैं, कोई टुच्चा फुच्चा उठ के प्रधानमंत्री को गाली दे देता है। मैं आपको बताता उनको आप अपनी पार्टी में लेते हैं तो रेड समन सब रुक जाते हैं। नहीं, कोई रुका नहीं है। ठंडे बस्ते में चला जाता है। क्यों हार गए थे पिछली बार? मैं बताया ना, सैबोटाज था। किसने किया? कि देश में आपने पेट्रोल, तेल, डीजल, गैस, इससे इतना पैसा कमाया, वो पैसा कहां गया? बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर आप किसे मानते हैं? बेस्ट डिप्लोमेट, दिल्ली का बेस्ट चीफ मिनिस्टर अब तक का आप किसे मानते हैं? क्या 84 के दंगों के लिए कांग्रेस को सिख समुदाय ने माफ कर दिया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का, जिन्हें पॉलिटिक्स में आए हुए सिर्फ 10 साल हुए हैं, लेकिन उससे पहले भी इंडियन फॉरेन सर्विस में ये दुनिया के कई देशों में भारत का झंडा बुलंद कर चुके हैं और आजकल राजनीति में इतनी तेज तर्रार पॉलिटिक्स करते हैं कि हर जगह छाए रहते हैं। बहुत स्वागत आपका चाय वाला इंटरव्यू में। हरदीप जी, कैसे हैं आप? कैसे देख रहे हैं आप अभी फिलहाल पहले तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की परिभाषा पे मैं जरा अपना रिएक्शन दे दूं। दीजिए। आप पॉलिटिक्स को क्या डिफाइन करते हैं कि मतलब कोई नेशनल पॉलिटिक्स में? यस, एक्टिव पॉलिटिक्स। एक्टिव पॉलिटिक्स भाई, एक उससे पहले भी एक फेज होता है, उसको कहते हैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स। तो मैं एक्टिव स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, और मैं एक्टिव स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, और इसके बारे में थोड़ी सी आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक हमारे बीजेपी के बड़े सीनियर लीडर थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई ये आपका हमारी पार्टी के साथ, परिवार के साथ क्या संबंध है? मैंने कहा आप क्यों पूछ रहे हैं? कि नहीं, पहली बार जब हम पॉलिटिक्स में आए तो हमने सुना था कि जब हमारे नेता लोग बाहर जाते हैं, लंदन, न्यूयॉर्क, तो आपके यहाँ रहते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मेरा कोई ज़्यादा संबंध नहीं है। कि बस जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो मेरा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ संबंध था, और मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी था। हिंदू कॉलेज के जो स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव आते हैं, मैं कॉलेज का प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्टेड था। तो वैसे कौन से साल में था? मैंने कहा 1971। तो ये सीनियर लीडर ने कहा कि मैं तो पैदा नहीं हुआ था। तो इसलिए मैं आपको विद ड्यू मॉडेस्टी बताना चाहता हूं कि मेरा पॉलिटिक्स के साथ अगर वो स्टूडेंट फेज आप जोड़ लें तो बहुत पुराना और बीजेपी से भी उतना ही पुराना रिश्ता हो गया। उस समय बीजेपी नहीं थी, जनसंघ थी जी। पर जो सीनियर लीडर्स हैं, हाँ बिल्कुल मेरा उनके साथ स्टूडेंट पॉलिटिक्स के, स्टूडेंट एक्टिविज्म के रूट से बहुत क्लोज रिलेशन। ओके। पर आपकी बातों से क्लियर है कि आप एक फॉर्मर डिप्लोमेट के नाते और एक नेता और एक मंत्री होने के नाते। नेता का मेरे को दे दिया आपने वो ठप्पा। सर 10 साल बहुत होते हैं, और आपने तो खुद बताया कि 10 साल मत गिनो, इसे 50 साल गिनो। नहीं, उसमें और भी है। नहीं, क्या आप नेता नहीं मानते? मैं अपने आप को बीजेपी का कार्यकर्ता समझता हूं। देखिए, मैं ऐसा, मोदी जी के पीरियड में, उससे पहले भी हुआ, अभी हम ऐसे प्रोफेशनल्स पॉलिटिकल लाइफ में आने के विज नॉट द फर्स्ट थिंग। हमारे विदेश मंत्रालय के देखते बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, नटवर सिंह जी, के.आर. नारायणन, ये लोग पॉलिटिक्स में आए, मणिशंकर अय्यर जी। ये होता है, बट हम एक प्रोफेशनल थे, प्रोफेशनल अभी भी हैं, और जो हमें मैंडेट दिया गया उसके अनुसार काम कर रहे हैं। नेता का जो टाइटल है वो एक पॉलिटिकल लाइफ में इट हैज अनदर कॉनोटेशन। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि आपने पॉलिटिक्स 10 साल में या उससे पहले भी सीखी नहीं। गजब पॉलिटिक्स कर रहे हैं आजकल आप। आपके बयान, आपके इंटरव्यू सब जगह वायरल होते हैं। आपका फेवरेट टॉपिक है राहुल गांधी। नहीं, मेरा फेवरेट टॉपिक नहीं है, हमारे सबके लिए फेवरेट आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट है। अब वो क्या कहते हैं, आप देखिए 2014 के पहले क्या था। 1969 से यू हैव दिस गरीबी हटाओ नैरेटिव। ठीक है, गरीबी हटाओ नैरेटिव क्या था? कि भाई देश में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आप जिनके पास थोड़ी है उनकी धन लेके आप सब में बांट दो। मैं तो भूल जाता इस चीज को। पर बीच में 6 अप्रैल को आपका जो फेवरेट राहुल गांधी है, उन्होंने एक स्टेटमेंट, आपने बोला मेरा फेवरेट, मैंने कहा आपका फेवरेट, उन्होंने एक स्टेटमेंट की कि मैं एक्सरे करवाऊंगा। हाँ। और उसके बाद एक्सरे कराने के बाद पता लग जाएगा किसका कितना पैसा किसके बारे, फिर क्रांतिकारी हम स्टेप देंगे, बांट देंगे। हाँ। अरे भाई,
ये भी छूट जाती। फिर लोगों को याद हुआ हमारे जो डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, हाईली रिस्पेक्टेड फिगर, मेरे भी बॉस रहे, उन्होंने एक बार नहीं दो बार कहा, एक बार नहीं दो बार कहा कि द माइनॉरिटीज, particularly one of those minorities, Muslims, the Muslim minority, must have the first right on those resources of the country. So you are introducing a narrative. जब मैं इसमें रिसर्च कर रहा था, मेरे को मिला 2011 में एक लॉ लाए थे, ड्राफ्ट बिल लाए थे, उसका नाम है कम्युनल, उसका पूरा मैं आप मेरे पास पढ़ा है वो एक्ट, प्रिवेंशन of communal and targeted violence, access to justice and reparations bill 2011। कमाल का बिल है। जब मैंने इसको पढ़ा, कमाल का बिल है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो कम्युनल वायलेंस होती है ना, वो सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी करवाती है। इन अदर वर्ड्स, मैं इसके आपको पढ़ के दिखाऊं, इसके आपको नेशनल एडवाइजरी काउंसिल एक स्पेशलाइज एजेंसी थी, अभी आप ईडीवीडी की बात करते हैं, उसके किंग कॉन्ग थे। क्या किया, ये कैबिनेट से भी सुपीरियर थे, इनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया, उन्होंने ये कहा, इट वॉज बेस्ड ऑन द प्रिजम्पशन दैट कम्युनल ट्रबल इज क्रिएटेड ओनली बाय द मेजॉरिटी कम्युनिटी। इन अदर वर्ड्स, अगर एक हिंदू मेजॉरिटी एरिया जहां पे 80% मेजॉरिटी है हिंदूज की, 4 आदमी आके दंगा कर जाए वहां पे माइनॉरिटी का, ब्लेम उसका सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी पे है। ये बिल में लिखा हुआ है। और a sexual assault is punishable under this bill only if committed against a person belonging to a minority group, against a minority group. Hindu woman gets raped, it's not going to be questioned, but a sexual assault is punishable under this bill only if committed against a person belonging to a minority group. ये क्या ये बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया? हाँ जी, पेश किया था, सुनते जाइए। तो हमारे जो अरुण जेटली जी थे, मेरे मित्र थे, मेरे डिफरेंसेस भी थे, उन्होंने कहा, concluded that it would incentivize terrorist groups to no longer indulge in terrorist violence but instead create communal riots. It makes public servants punishable for failing to discharge their duties under the dereliction of duty. और अगर ये बिल पास हो जाता, it would have destroyed the federal character of the Indian Union. Law and order is a state subject. Whom was this bill targeting? तो मैं ये कह रहा हूं कि डॉक्टर साहब की जो स्टेटमेंट है कि दी माइनॉरिटीज हैव ए फर्स्ट क्लेम, पर्टिकुलरली वन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ माइंडसेट। एक बार नहीं दो बार कहा उन्होंने। उसके बाद दे ब्रॉट दिस बिल, दिस कम्युनल प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस, एक्सेस टू जस्टिस एंड रेपरेशन बिल 2011। ये माइंडसेट है। देखो, तो मनमोहन सिंह जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? वैसे लोग तो बड़ी तारीफ करते हैं, पढ़े लिखे थे, आर्थिक उदारीकरण, वो भी था, और एक अम्मा अच्छे इंसान थे बोलते हैं, अम्मा के टोटल कंट्रोल में थे। पर जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो इन्फिल्ट्रेट कर गई थी वहां पे, उसका ये असर है कि जो रिसोर्सेज हैं उसको मैं एक्सरे करवाऊंगा, कर दूंगा। अरे भाई, इनहेरिटेंस लॉ का देखिए, एक इनहेरिटेंस लॉ था जो सैम पित्रोदा ने कहा। सैम पित्रोदा, पर उन्होंने सफाई दे दी, बाद में दी सफाई। पर ऐसा हुआ एक बार, जब इंदिरा जी के बाद $173,000 का जो इनको वो मिलना था, तो राजीव जी ने उस समय वो इनहेरिटेंस एक्ट था उसको खत्म कर दिया। तो अपने पे जब आया परिवार का पैसा, वो नहीं खोना चाहते। मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट कर रहा हूं, जो भी देखिए, हम लोग इसको देश इतना सीरियसली क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि कोई भी यहां पे वोटर या आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट या कोई कमेंटेटर ये मानने को तैयार नहीं कि ये सत्ता में आने वाला है। इनको कहना है कि हम आ जाएंगे, दैट इज डिल्यूशनल। हम आ जाएंगे तो ये कर, अब जो मर्जी कर सकते हो, 1 लाख रुपया दे देंगे महिलाओं को, ये कर देंगे, पुट दैट असाइड। बट द माइंडसेट, द फिलॉसफी इज द सेम। इट हैज दैट लेफ्ट विंग कम्युनिस्ट इम्पैक्ट। जैसे एक बार ये ह्यूमन राइट्स में भी थियरी थे, द ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कैन ओनली बी कंडक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग एंड रिप्रेसिव स्टेट, द इंडिविजुअल इज हेल्पलेस। अरे भाई, जो नॉन स्टेट एक्टर आ गया उसके बाद, अलकायदा आ गया उसके बाद, ये क्या है कि
कम्युनल वायलेंस कैन ओनली बी डन बाय द मेजॉरिटी कम्युनिटी, ये बिल में लिखा हुआ है। पर आप बहुत गंभीर बात कह रहे हैं Serious? हरदीप पुरी जी। इसका मतलब आप मनमोहन सिंह पर कम्युनल होने का आरोप लगा रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, वो जो कह रहे वो जो कहते थे, डिड ही बिलीव इन इट ऑल द टाइम? अरे मैं आपको पर्सनल एग्जांपल दे दूं, वो फेयर नहीं रहेगा। नहीं दीजिए ना। नहीं मैं ठीक नहीं रहेगा, ठीक नहीं रहेगा। भाई आप यूएन तभी गए थे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। उससे क्या होता है, यूएन जाने को तो वो तो सिविल सर्विस अपॉइंटमेंट है, और मैं गया। अब ज्यादा वो बोल नहीं सकता, वी वन द सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्शन 193 वोट्स आउट ऑफ 196, तो ठीक ही चॉइस लिया होगा, दैट्स नॉट द इशू। मैं ये कह रहा हूं कि बहुत उस जमाने की जो चीजें हैं, अगर आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके 2011 से 2024 तक ले आते हैं, तो उसके इंप्लीकेशंस क्या है। अब जैसे उसमें बोल गया उस दिन 6 अप्रैल को स्पीच में, क्या फटाफट खटाखट, क्या खटाखट में गरीबी दूर कर दूंगा, एक हाथ से गरीबी दूर कर। जब मैं बोलता हूं तो मोदी कांपता है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। और वो दिल्ली में टिकट दे दिया टुकड़े गैंग वाले को, कन्हैया अंकल को, दिल्ली में वो। पर प्राइम मिनिस्टर ने भी ये मंगलसूत्र वाली बात जो उठाई, उन्होंने क्या कहा, मंगलसूत्र छीन लेंगे, घुसपैठियों को दे देंगे, उनको दे देंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं। आप देखिए स्टेटमेंट्स इन रिएक्शन, उसको एक तरफ छोड़िए, कहां से आ रहा है और क्यों आ रहा है। मैं यही कह रहा हूं कि इनकी रेनिंग इनग्रेन्ड फिलॉसफी वही है। वो क्या है कि रिसोर्सेज नीड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये कम्युनिस्ट फिलॉसफी की फाउंडेशन है। पर इसमें धर्म वाला एंगल क्यों लाए? धर्म वाला एंगल उनके कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं लिखा नहीं है। किसके कि हम लेके मुसलमानों को दे दें, मुस्लिम शब्द है ही नहीं। वो तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स एक बारी चल पड़ता है यार। पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आप कहेंगे आपकी जैकेट बड़ी खराब है, इसका ये नहीं है, मैं कहूंगी आपकी कौन सी अच्छी है जैकेट, मेरी ब्लू है, आपकी ग्रे है, उसको छोड़िए, वो अलग की स्टेटमेंट्स है। ये जो बात की है 6 अप्रैल को उन्होंने, और जो डिस्ट्रीब्यूट, फिर पेट्रोजा जी ने खुद कहा कि इनके कहने पे कहा, उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं कुछ कहा, वो उन्होंने अपने आप स्टेटमेंट दे दी, फिर उन्होंने सफाई दे दी। जैसे जयराम कहता है कि वो जो अटैक है ईवीएम्स पे, सुन लो, जयराम जी कह रहे हैं एक जगह कि ईवीएम पे हमने कुछ नहीं कहा, वीवीपैट पे जो सुप्रीम कोर्ट ने है हमने कुछ नहीं कहा। अरे भाई रोज तुम स्टेटमेंट देते हो कि ईवीएम जो है, नहीं वो कह रहे हैं कि उस पिटीशन से हमारा कोई लेना देना नहीं, पिटीशन से नहीं है, पर नैरेटिव आप बना रहे हो। पिटीशन में भले में प्रशांत किशोर या क्या नाम, प्रशांत भूषण जी लेके गए हो, बट रियल इश्यू तो ये है कि आपने ईवीएम, जब ईवीएम प्रोड्यूस करते हैं कांग्रेस विक्ट्री आपको ठीक लगते हैं, जब खराब हो जाते हैं तो बीजेपी ने उसकी वायरिंग खराब कर दी। आप पर आरोप लगता है, आपके प्राइम मिनिस्टर हमारे सबके हैं ऑब्वियसली वैसे तो, क्योंकि लेकिन आप आपके बॉस हैं इसलिए उन पर आरोप लगता है कि वो तानाशाही हैं। क्या मतलब तानाशाही हैं? अरे मेरे भाई, ऐसा लेवल प्लेइंग फील्ड दिया ही नहीं कि विपक्ष कैसे चुनाव लड़ेगा। सबके यहां सीबीआई ईडी भेजते हैं। नहीं, पहले तो आप ये जो इसको कहते हैं लिंग्विस्टिक जिम्नास्टिक्स, जो आप जो कर रहे हैं वो बड़े मजे ले रहे हैं आप मेरे साथ, पर मैं इसका जवाब देता हूं। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होता है, पहले तानाशाही क्या होता है, एंटी डेमोक्रेसी ना। मैं आपको 2 चीजें पूछता हूं, धारा 356 सुनी है आपने, 356 कितनी बार इस्तेमाल हुई है भारत के इतिहास में? 1917 100 बार। एक उनकी प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने 52 टाइम्स यूज किया, नाम पता होगा किसने यूज किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, वाजपेयी जी रहे, मोदी जी हैं, एक बार भी 356 यूज हुआ? नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन। आप 1947 से आज का इतिहास देखिए, सिविल लिबर्टी सिर्फ एक ऑन 1 ओकेजन डिफेंड हटाई गई है, जून 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई। कौन था पावर में तब? कांग्रेस पार्टी। तो डिक्टेटरशिप क्या होती है? डिक्टेटरशिप ये होती है कि आप स्टेट गवर्नमेंट्स को सस्पेंड कर दो, उनको प्रेसिडेंट्स रूल लगा दो, या आप सिविल लिबर्टी, जिस किस्म की गाली आप दे रहे हो माननीय प्रधानमंत्री जी को, वाकई में डिक्टेटरशिप होती ना, ये बंदे केजरीवाल के साथ दे रहे होते वहां पे, केजरीवाल सुनीता भाभी का घर का बना हुआ खाना खा रहे होते हैं। यही तो एंगल है कि सीबीआई ईडी आप सबको यहां भेजते हैं, ना, और जो आपकी बात मान लेता है उसको अपनी पार्टी में ले लेते हैं। नहीं, हम सुनिए, लेट्स कम बैक। मौत का सौदागर और क्या क्या कहा इन्होंने, पता नहीं प्रधानमंत्री जी के, हाँ चौकीदार चोर, पता नहीं क्या क्या कहा, कोई गया अंदर ना। और जो उठा, ये तो मैं तो आपको ये कह सकता हूं, अगर कोई बाहर का आदमी देख रहा हो, और बाहर के वालों का रोल मिनिमाइज मत करना, वो ये कह रहा है यार बड़ी डेमोक्रेसी यहां पे, कोई टुच्चा फुच्चा उठ के प्रधानमंत्री को गाली दे देता है। इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। तो देयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, रोबस्ट स्पीच
इन टोटलिटी। पर एक भी बीजेपी मैं अभी आ रहा हूं। एक भी बीजेपी के आदमी के यहां सीबीआई ईडी क्यों नहीं जाती? उसके कई कारण हो सकते हैं। ईडी और सीबीआई के रेड पॉलिटिकल एफिलिएशन को देख के नहीं होते हैं। इस समय ईडी के रेड वहां हो रहे हैं 3% जहां पे पॉलिटिकल लोगों का ने घोटाला किया। पहली तो बात मैं आपको दावे से कहता हूं, मोदी जी के 10 साल में अगर किसी पॉलिटिशियन ने घोटाला कोई कुछ गड़बड़ किया तो अभी तक अंदर होता। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अब इसको देखिए, 2 मेजर केसेस। एक है 24,000 टीचर का रिक्रूटमेंट स्कैंडल वेस्ट बंगाल में। ईडी ने शुरू किया? नहीं। जिन टीचर्स को मेरिट की पोजीशन होने के बावजूद उनको नहीं रिक्रूट किया गया, वो गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, तब ईडी आई। नंबर 1, भरे हुए खाली फ्लैट में बोरे भरे हुए पैसे मिले। ममता जी का मंत्री था, उसकी पार्था कुछ चैटर्जी, उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, फिल्म स्टार लग रही वो, और उनके बोरे भरे हुए नोटों के। ये हमने ईडी मैं मान भी लूंगा, नहीं, एक और मैं मान लेता एक आपके और मेरे मित्र हैं। मैं एक सेकंड ये मान लेता हूं कि विपक्षियों के यहां जो सीबीआई ईडी रेड हुई सही हुई, मैंने मान लिया, क्योंकि सबूत मिले। तो हमारे यहां किसके यहां होनी चाहिए थी, बात तो बताओ। अजीत पवार कहीं और से हमारी तरफ आया है, और 10 नाम अभी गिनवा देता हूं। नहीं, मैं आपको बताता हूं, उनको आप अपनी पार्टी में लेते हैं तो रेड समन सब रुक जाते हैं। नहीं, कोई रुका नहीं है। ठंडे बस्ते में चला जाता है। दावे से कहता हूं, पार्टी में शामिल होने के बाद किसी एक व्यक्ति का केस खत्म नहीं हो। आपको लगता हो या उनमें उम्मीद हो कि शायद खत्म हो जाएगा? मैं 1500 केस मैं जानता हूं। जब लोग कहते हैं जी हम आपके साथ मिलना चाहते हैं, लोग आते हैं, वो आएंगे। देखिए, अगर हमारी विचारधारा के साथ वो अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, नेशन फर्स्ट करना चाहते हैं, तो हो सकता है आप कह सकते हो वी शुड बी अ लिटिल मोर सिलेक्टिव। एक इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट भी छापी थी हरदीप पुरी जी, हाँ, जिसमें बाकायदा 25 नेताओं के नाम थे। सबके केस ठंडे बस्ते में चले गए। उसके अगले दिन एक और रिपोर्ट छपी थी, वो भी पढ़ लेना। वो भी पढ़ लेना। अब एक ये जो एनेक्डोटल एविडेंस होता है ना, हमारे यहाँ 1500 अखबार है रीजनल लैंग्वेज, कहीं रिपोर्ट छप गई, उसका अगर कोई गलती है तो अगले दिन करेक्टिव भी छप गई थी इंडियन एक्सप्रेस। हम तो यहां तक सुन रहे थे कमलनाथ जी की एंट्री भी पक्की हो गई थी, वो तो बस किसी तरह रुक गई। नकुलनाथ और कमलनाथ, याद नहीं है आपको, भोपाल से निकले थे, वहां मीडिया में पूछा गया उनसे, बोले हाँ बताएंगे। काफी हद तक चीजें तय हो गई थी और हमारे सोर्सेज भी यही बताते हैं। अच्छा, वो होने ही वाला था। मैं देखिए आप प्रॉब्लम समझिए। कमलनाथ जी मेरे मंत्री थे, जब मैं एम्बेसडर था तो वो कॉमर्स मिनिस्टर थे, तो मैंने उनका डील किया हुआ। मैं किसी इंडिविजुअल पे अगर वो हमारी तरफ आना चाह रहे थे तो जरूर उनको लगा होगा कि जो फ्यूचर है उनका, तो मेरे जैसे क्या फ्यूचर होगा। आप पूरी बात नहीं बता रहे। नहीं, उनका जो बेटा है उसका वो समझते, नकुल नाथ का शायद फ्यूचर बीजेपी में अच्छा होता, पर आए तो नहीं ना, क्या आ गए? इसी पे आ रहा था मैं। हाँ। आप मान लीजिए कि बीजेपी के एक सेक्शन ने उनकी एंट्री बीजेपी में रोक दी। किसने रोकी? मुझे नहीं किससे आ रही जानकारी। आपको जरूर पता होगा हरदीप पुरी जी, आप बीजेपी के एक बड़े सिख चेहरे हैं। कमलनाथ पर दिल्ली दंगों का दाग लगाया 1984। 100%, उसमें कोई शक की बात नहीं है। तो क्या आप स्वीकार करेंगे अगर कमलनाथ बीजेपी में आते हैं? किसी ने पूछा ही नहीं है। आपने अकाली नहीं आए तो मुझसे नहीं पूछा, अकाली आ जाते तो क्या मेरे कहने पर रुक जाते? देखिए, ये एक बड़ी पार्टी है, ये भारत में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और विश्व भर में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। हो सकता है जैसे हम एक्सपैंड कर रहे हैं, बड़े लोग हमसे मिलना चाहते हैं, बहुत लोग आए, कुछ की एक्सपेक्टेशन होगी, जैसे आप बता रहे हैं कि हमारा केस खत्म हो रहा है। मैं दावे से कहता हूं, पार्टी ज्वाइन करने के कारण किसी पे भी केस आज तक खत्म नहीं हुआ। अब बड़ा इंटरेस्टिंग एक और नाम चल रहा है आजकल, तो कौन सा? राघव चड्ढा का, आम आदमी पार्टी के सांसद, ट्रीटमेंट करवाने गए थे लंदन। गए हैं लंदन, लेकिन हम तो खूब सुन रहे हैं कि अब सोचिए केजरीवाल जेल में गए और वो गायब है। उसका यकीन नहीं, उसका ऐसा है। और वो पंजाब से राज्यसभा सांसद है, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के हैं। आपको तो पता होगा आप आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं बीजेपी में। नहीं, देखिए ऐसा है, मैं सही माने बताऊं, मैं भी थोड़ा सा स्पेकुलेट कर रहा था कि राघव जी नहीं अकेले, बट उनके वो 6-7 कोई जो राज्यसभा बाकी एमपीज वो भी काफी क्वाइट थे। फिर किसी ने मुझसे कहा कि क्वाइट इसलिए है, उनको कोई पार्टी के साथ लॉयल्टी नहीं है क्योंकि ये पैसे देके राज्यसभा में आए। ये किसी ने कहा, मुझे नहीं पता ये सच है कि नहीं। हर एक ने पैसे दिए और फिर पर राघव चड्ढा का नाम उनमें नहीं है। नहीं, राघव चड्ढा तो अंदर का आदमी है। तो मैंने 2 नाम और सुने थे, एक राघव चड्ढा और एक स्वाति मालीवाल। वो आ गई है, वो तो कैंपेन कर रही है, वो तो कन्हैयालाल जी के लिए कैंपेन कर रही है नॉर्थ ईस्ट में। वो भी मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, ये जो कन्हैयालाल का
टिकट है, कन्हैया कुमार सॉरी। तो राघव चड्ढा के बारे स्पेकुलेशन के आई का ट्रीटमेंट करवाने गए थे और थोड़ा सा लंबा बाहर रह रहे हैं, पर बाकी सब स्पेक्यूलेटिव है मुझे लगता है। स्वागत करेंगे राघव चड्ढा का अगर आना चाहें तो? यंग हैं, डायनामिक हैं, पढ़े लिखे हैं, साफ सुथरी छवि के हैं। मेरे व्यूज इसमें रेलेवेंट नहीं होंगे। अगर आपको मुझे ये इस पर इतना बड़ा आप मेरे को परसेप्शन का वो दे रहे हैं कि सब लोग आते हैं मुझसे पूछते क्या है, भाई मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, मैं जो आते हैं कईयों का मैं स्वागत करता हूं, कईयों की ज्वाइनिंग में मैं भी जुड़ता हूं, पर हर एक में हाउ कैन आई वुड नॉट नो। ओके, और मनीष सिसोदिया और संजय सिंह अगर वो आना चाहें बीजेपी में, क्या उनका स्वागत करेंगे या आना चाहिए या लेना चाहिए उनको? मैं कौन होता बताने में। देखिए, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, शराब घोटाला, उसकी अपनी डायनेमिक है इस समय, ठीक है। अब आपको मैंने सिर्फ वेस्ट बंगाल के 24,000 रिक्रूटमेंट्स, टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैंडल की बात की, पर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। केजरीवाल जी का भी दिल्ली हाई कोर्ट में जब ये गए, बेल के लिए नहीं गए थे, इट वॉज एन अपील अंडर सेक्शन 19 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और जो जज ने कहा कि 3 अलग रोल हो सकते हैं, केजरीवाल द इंडिविजुअल, केजरीवाल द चीफ मिनिस्टर एंड केजरीवाल द कन्वीनर ऑफ द आम आदमी पार्टी। एंड एज कन्वीनर ऑफ द आम आदमी पार्टी आपने घूस मांगी, यू आस्क फॉर किकबैक्स। सो ये जो ईडी का केस है ये बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड है और ये मामला जो है बहुत आगे तक बढ़ चुका है। क्या जेल से सरकार चल सकती है? मेरे हिसाब से तो नहीं चल सकती। मेरे हिसाब से तो जेल से बाहर से तब भी नहीं चला पा रहे थे। मुझे भी लग रहा था कोई वो रवि नायर लिकर का काम कर गया, कोई और जल बोर्ड की चीटिंग कर गया। कल मेरे को देखा कोई स्ट्रिक्चर पड़ा उनको कि वो स्कूल्स में टेक्स्ट बुक्स नहीं प्रोवाइड किए थे। तो ये आदमी जो जेल से बाहर नहीं चला सकता, जेल में अंदर रहने तो बिल्कुल नहीं चला पाएगा। ये विच ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर जेल से सरकार एक मुख्यमंत्री नहीं चला सकता है तो क्या आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन है और राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लगाने के लिए सही मौका है? आप बहुत ही एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं, आप जिस डायरेक्शन में मुझे ले जा रहे हैं, मैं आपकी राय पूछ रहा हूं। नहीं, मेरी राय तो होती नहीं, मैं कार्यकर्ता, मैं क्यों इस पे स्पेक्यूलेट करूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया इसलिए प्रेसिडेंट रूल है। आप सवाल ये पूछना चाह रहे हैं, मैं पहले जवाब में कह देता हूं आई डोंट नो। ओके, पर जवाब क्या देंगे जब सुनीता केजरीवाल उतरती हैं प्रचार में और कहती हैं, भाभी जी तो आने वाले हैं, वो कहती हैं कि मेरे पति को जेल में डाला, वोट से जवाब मिलेगा। नहीं, भाभी जी तो मैदान में आने वाली हैं, उसका आप बिल्कुल डाउट 1% भी नहीं, मतलब सीएम बनने वाली हैं? नहीं, देखिए आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे ये लगता है कि वो आम आदमी पार्टी जो जिसकी शुरुआत, जिसकी जेनेसिस शुरू हुई थी 2013 में रामलीला मैदान में, अन्ना हजारे जी ने जो करप्शन के खिलाफ आंदोलन चलाया था, उसमें शुरुआत है। उसमें क्या कहते रहे, मैं आम आदमी हूं, मैं कभी पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा नहीं, मैं मफलर पहनूंगा, मेरी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती नहीं होगी, मैं पहुंच गया शीश महल। नंबर 1। नंबर 2, हम करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे। अरे करप्शन के खिलाफ जो लड़े, जो करप्शन कौन कर रहा था उस समय? कांग्रेस पार्टी। तो मुझसे हाथ नहीं मिला रहे, गले लग गए उनके। नंबर 3, हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, इसके खिलाफ है। अब अंकल की जेल में है, भाभी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगे आपकी बाहर आके। वहाँ पे वो क्या कल्पना जी है, उन्होंने निर्णय ले लिया कि चुनाव लड़ेंगे। अब चुनाव में खुद लड़ेंगी, उनकी कंस्टिट्यूंसी में आएंगी, या ये न्यू दिल्ली सीट में खुद आ जाएंगी कैंडिडेट चेंज करके? ये सारी स्पेकुलेशन है। दिल्ली की जो राजनीतिक गॉसिप मिल है, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता तो रैम्बल में रात को लोग बैठा करते थे, रैम्बल रेस्टोरेंट था, सब पॉलिटिशियन, सब पार्टीज के बैठ के एक दूसरे को ये कहानियां सुना के। पर मान लीजिए हरदीप पुरी जी, दिल्ली में आप आम आदमी पार्टी को नहीं हरा पाते हैं विधानसभा चुनाव में, लोकसभा में हरा देते हैं लेकिन नहीं हरा पाए, वो ये इसीलिए तो आरोप लगाते हैं कि आप हरा नहीं पाते, इसीलिए उठा के आपने केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। आप आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, अरे सुनिए, मिटाना चाहते हैं। सुनिए, अगर आप ऐसी बातों को एक्नॉलेज करेंगे, सीरियसली लेना, तो दूसरी बात है। कोई इसमें से ऐसा काम नहीं हुआ जो बीजेपी ने किया। शराब का घोटाला क्या रवि नायर की जगह हमारे किसी आदमी ने जाके कंसेप्चुअलाइज किया था? विजय नायर की बात कर हाँ, और सॉरी रवि नायर ने, विजय नायर उसने किया था। अरे ऐसा है, इन्होंने शुभ काम किया, मोहल्ला क्लिनिक से फ्रॉड किया, दिल्ली जल बोर्ड में फ्रॉड किया, स्कूलों में फ्रॉड किया, पकड़े गए। अब पकड़े गए तो बीजेपी इसमें क्या करे? अब जिन लोगों के सामने आप जाते हो, उनको कहते हो जी मैं फ्री ये कर दूंगा, फ्री वो कर दूंगा, उनके पास एक मॉडल है। आप 300 यूनिट बिजली की फ्री दे रहे हैं,
माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, हम हमसे सब्सिडी लीजिए, अपने घर के छत के ऊपर सोलर पैनल लगवाइए, उससे जो 300 यूनिट होगी अपने आपका खर्चा निकल आएगा, जो सरप्लस होगा उसको आप ग्रिड में दीजिए और हम आपको उसका पैसा देंगे, ईवी चार्जिंग स्टेशन भी आपके घर लगा रहे हैं। देखिए, दो अलग मॉडल है। अगर आपका कहना है कि अगले चुनाव में, किसी भी चुनाव में, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने जो इतना पैसा विज्ञापन पे खर्च किया, अब उन्होंने इतनी अपनी सेल्फ पब्लिसिटी करा ली, अब ये कहीं के लायक नहीं रहे, ना पंजाब में ना दिल्ली में। मतलब आप कह रहे हैं इस बार लोकसभा की 7 सीटें आप जीतेंगे डिस्पाइट कांग्रेस आम आदमी पार्टी अलायंस? 100%। और अगर पहले मेरे को डाउट था, अगर 1-2% वो क्या नाम है, कन्हैया कुमार, उसके आने से हो गया, मेरे को डाउट, अब बिल्कुल डाउट खत्म हो गया। और विधानसभा चुनाव दिल्ली में जो इसके बाद होंगे 100% बीजेपी जीतेगी। पिछली बारी भी अपनी बातें बना रहे थे, हम 106 तक पहुंच ही गए थे। 106 हमारी सीटें हैं। वो एमसीडी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, विधानसभा भी कर लेंगे। विधानसभा में तो वो जबरदस्त बहुमत लेते हैं। वो तो उस समय, अब देखिए क्या होता है। और पंजाब में क्या होगा हरदीप पुरी जी? पंजाब में ऐसा है, पंजाब में वहां तो फंसा हुआ लग रहा है मामला, और आप लग रहा है रेस में है नहीं, मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। नहीं, पहली बात तो यह है, रेस में हम पहले नहीं थे, अब रेस में हैं। पंजाब में 13 लोकसभा सीटें, हम 3 से ज्यादा कभी लड़े नहीं, और 2 आती थी हमारी। इस बार हम 13 की 13 लड़ रहे हैं। अभी हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाने दीजिए, मुझे पूरी उम्मीद है 5 से 6 आ जाएंगे हमारी। और अकाली दल से गठबंधन क्यों नहीं हो पाया? वो शुक्र है नहीं हो पाया। क्यों? अरे शुक्र है नहीं हो पाया ना। रेटी की डकैती वो करे, नशे की डकैती वो करे, छवि हमारी खराब हो। अरे भाई, ये कहाँ की राजनीति है? आप किसी भी राजनीतिक सिस्टम में अगर आप गठबंधन में जुड़ते हो तो आप जूनियर पार्टनर नहीं रह सकते। आप कांग्रेस को पूछना इस चुनाव के बाद, जहां पे आपने गठबंधन किया, आपने कितनी सीट मिली और कितनी जीते आप। देखिए, बीजेपी एक पैन इंडिया पार्टी है, दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे जो वोटर इंथुजियाज्म मैं देख रहा हूं वेस्ट बंगाल में, वहां पे भी हमारी 6 सीट ज्यादा आने वाली है वेस्ट पहले से। अगर मैं दक्षिण में देख रहा हूं, वो वोटर इंथुजियाज्म देख रहा हूं, हाउ मच ऑफ इट विल ट्रांसलेट इनटू नंबर ऑफ सीट्स, आई डोंट नो। पर अकाली दल पर अगर इतने गंभीर आरोप आप लगाते हैं, मैं क्या लगाना, मैं तो शुरू से लगाता आ रहा हूं, मैंने तो भुगता हुआ उनका। देखिए, अकाली अलायंस था उनका तो बीजेपी के साथ अलायंस था, वो किसके फेवर में था? हमारे कुछ नेता लोग थे, उनकी बातों में आ गए थे। क्या था? अकाली दल ने हमें हर स्टेप पे लेट डाउन किया, हर स्टेप पे। अगर वो सीरियसली किसानों का इंटरेस्ट देखते हैं, कैबिनेट के अंदर बैठ के हरसिमरत जी ने सपोर्ट किया फार्म बिल्स को, मैं था वहां पे। बाहर आके जब उन्होंने देखा किसान नाराज हो गए तो उल्टा हो गए। कि आम आदमी पार्टी की क्यों पैदाश हुई पंजाब में? क्योंकि कांग्रेस और अकाली दल जो पावर में थी, हम तो जूनियर पार्टनर थे, उन्होंने दबा के उस स्टेट को लूटा है, दबा के। उसके कारण आम आदमी पार्टी पंजाब में आई। उन्होंने कहा हमें आप मौका दीजिए, हम आपको एक फ्रेश गवर्नेंस का मॉडल देते हैं। बहुत अपील करता है लोगों को। अगर आपको पिछले 10 साल में या 5 साल में आपको लूटा गया हो, तो आप कोई भी आदमी आएगा कहेगा जी मैं आपको एक फ्रेश गवर्नेंस देता हूं, न्यू यंग फेस, तो लोग तो अकाली लूट रहा था और आप उस अलायंस में क्या कर रहे थे फिर हरदीप पुरी जी? बड़े लोग थे हमारे जो उस समय भी कह रहे थे कि अलायंस गलत है। बहुत लोग कह रहे थे, मैं तो 100% कह रहा था। और वही हम अनिल जोशी जी जो उस अलायंस में हमारे मंत्री थे, अब वो अकाली कैंडिडेट है, तो यहां से तो बिल्कुल साबित होता है। देखिए, इस बार क्या होगा फिर? इस बार क्या होगा मैं बता 13 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 13 में से 5 से जीतेगी। 5 से निकाल लेंगे? 100%। भगवंत मान कैसा काम कर रहे हैं आपके हिसाब से? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं ये सवाल? क्योंकि आप पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। नहीं, आप वरिष्ठ नेता हैं, वहां की पॉलिटिक्स को समझते हैं। आम आदमी पार्टी का जन्म आपने देखा है? आम आदमी पार्टी का जन्म देखा, उनके बच्चों को बड़ा होते भी मैंने देखा है, कईयों को गोद में खिलाया भी है, बट दैट्स नॉट द इशू। इशू इज भगवंत मान हैज मेनी प्रॉब्लम्स। एक तो उनको फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई समझ ही नहीं है, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं कि वो, जब हम पंजाब में असेंबली के चुनाव देख रहे थे, उस समय उनका कर्जा था 3,81,000 करोड़, आज हो गया होगा ये 6 लाख करोड़ पहुंच गया होगा। और ये कहते हैं कि केजरीवाल जी, इनका बयान सुनिए, भगवंत मान जी आए, पीएम साहब से मिले और कहा साहब हमें थोड़ा सा स्टेट को मदद कर दीजिए सर। कहा उसी समय केजरीवाल जी लेक्चर या स्टेटमेंट दे रहे हैं दिल्ली की असेंबली में, ये पैसा है, हमारा हक बनता है इस पैसे का। देखिए ये जो मॉडल है, शराब, एक्साइज ड्यूटी, शराब, इन चीज़ों पे करना खेल। अभी तो पंजाब का
लिकर स्कैम जो है ना शुरू ही नहीं हुआ, वो अकालियों से सुन लो, कांग्रेसियों से सुन लो, ये तो अभी दिल्ली तक पहुंची है गाड़ी शराब घोटाले की, ये तो आगे चलेगी फिर थोड़ा आपको और आप पंजाब में चुनाव क्यों नहीं लड़ते? मेरे को भाई मेरा 13 सीटें हैं, आप नहीं पिछली बार भी लड़े थे, इस बार क्यों नहीं पिछली लड़े? बार मेरे को 17 दिन दिए गए थे, 17 दिन दिए गए थे लास्ट। अच्छा चुनाव लड़ा आपने, बहुत कम अंतर से आप हारे। 41.6% वोट मिला। Yes. अगर आम आदमी पार्टी उस समय कैंडिडेट बैठ नहीं जाता तो क्या पता ये मुसीबत मोल लेनी पड़ जाती। मेरे को बहुत रिलैक्सेशन हुई कि ये चुनाव का रिजल्ट ये हुआ, बिकॉज इस समय सिचुएशन ये है आजकल के, खास करके टुडे रिस्पॉन्सिबिलिटी पंजाब की उन लोगों के पास है जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे। मैं यूपी से इलेक्टेड हूं, मेरे 3 साल रहते हैं राज्यसभा पे और मैं काफी रिलैक्स्ड हूं। क्यों हार गए थे पिछली बार? मैं बताया ना, सैबोटाज था। किसने किया? ज्यादातर अकाली पार्टी में, कुछ हमारे अपने लोगों ने। अकालियों ने हरवा दिया 100%। कोई अकाली पार्टी वाला चाहेगा नहीं कि साफे वाला आदमी पंजाब में खड़ा हो। और आपकी पार्टी वाले कौन थे? छोड़िए, अब क्या जरूरत क्या पड़े। अब हमारी पार्टी वाले मिले तो हुए, एक उनसे इलेक्शन लड़ रहा है, सबको पता है। ओके। हरदीप पुरी जी, क्योंकि अब फॉरेन अफेयर्स में तो आपकी इतनी दिलचस्पी भी है, थी अभी भी है सर। अभी जयशंकर जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। विपक्ष तो कहता है कि ये अब तो पूरे पॉलिटिशियन बन गए, अब ये डिप्लोमेट नहीं रहे, फॉरेन मिनिस्टर ये नेता के तौर पर काम कर रहे हैं, उसी तरह बयानबाजी। नहीं, देखिए पहली बात, अगर कोई भी व्यक्ति जो विदेश मंत्रालय को के साथ जिसका संबंध हो और पॉलिटिकल इश्यूज पे, ही कांट स्पीक एज अ डिप्लोमेट। नहीं, डिप्लोमेसी क्या होती है? डिप्लोमेसी होती है यू हैव टू चूज योर वर्ड्स केयरफुली, एंड जो मैंने उनके बयान देखे हैं सब में ही चूजेस वर्ड्स वेरी केयरफुली, बट द मैसेजिंग इज क्लियर। तो जो उनसे एक्सपेक्टेड है उसको कर रहे हैं। और दोनों में फर्क देखते हैं, सुषमा जी में और जयशंकर जी में? दे आर टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटीज। सुषमा जी सोशलिस्ट मूवमेंट से उठ के आई थी बीजेपी में। शी वॉज अ वेरी यंग मिनिस्टर इन हरियाणा, शायद उनकी 27 साल उम्र थी उस समय। आई थी तो उन्होंने पहले INB में रही, कहीं और रही। नहीं, फॉरेन मिनिस्टर की बात कर। नहीं, फॉरेन मिनिस्टर तो आखिर में आई ना 2014 तो में। दोनों टर्म जो थे वो कैसे रहे? आप कुछ कंपैरिजन है उसमें क्या? नहीं, दे आर वेरी डिफरेंट पीपल, दे आर वेरी डिफरेंट पीपल। सुषमा जी की कोई ग्राउंडिंग ही नहीं थी फॉरेन पॉलिसी में। शी केम फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। अब जैसे आप कहे कि SM कृष्णा की और जयशंकर की क्या कंपैरिजन है, ये कोई कंपैरिजन थोड़ा ना हुई। ही इज अ प्रोफेशनल डिप्लोमेट भाई, ही इज अ PhD in international relations, so he has a very different अजीत डोभाल के काम पर आपका क्या मानना है? he is a friend of mine भाई, बहुत experienced है। नहीं, क्योंकि फॉरेन अफेयर्स में उनका भी दखल बहुत रहता है ना। सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का फॉरेन अफेयर्स में तो होगा ही, सिक्योरिटी अफेयर्स में जो बिल्कुल लेजिटिमेट है जी। मानते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, ये शिफ्ट जो लाया है कि अब हम लोग आराम से किसी की प्रेशर में नहीं आते। सबने प्रेशर में नहीं आते, उसका कारण है एक, नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। जब से उन्होंने दायित्व संभाला कोई प्रेशर में नहीं आता, बिकॉज वी आर ऑल वर्किंग अंडर हिज छत्र छाया। आप मोदी जी से बहुत इंप्रेस लगते हैं हरदीप पुरी जी, क्या ये रिसेंट है, 14 के बाद हुआ या उससे पहले से आप उनसे इंप्रेस्ड हैं? मेरे भाई, मैं मोदी जी को उससे कम से कम 10-20 साल पहले से जानता हूं। मैं इन चीज़ों को, आई डोंट ड्रॉप नेम्स, आई हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर फॉर डेकेड्स अर्लियर। 2014 में तो मैं उनसे मिला था, 2013 में गांधीनगर, 2017 में उन्होंने मुझे मंत्रिमंडल में लिया। उन्होंने पूछा था आपके पास समय कब होगा, मैंने कहा था मार्च 2017 से। उस समय उन्होंने चेयरमैन RIS बनाया, अब ये है। सो दैट इज, तो मतलब ये कह सकते हैं पॉलिटिक्स में आपको मोदी जी लाए थे? एक्टिव पॉलिटिक्स में आप बिल्कुल कह सकते हैं। हम सब जो है एक्टिव पॉलिटिक्स में वो मोदी जी लाए। आपने कभी सोचा था कि प्राइम मिनिस्टर, जब पहले आप उनको जानते थे, मोदी जी इतने पॉपुलर बनेंगे? देखिए, मैं व्यक्तियों की जो पहचान होती है, खासकर के लीडर्स हैं, देयर इज ऑलवेज समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट हिम। देखिए, उनकी ही आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद समथिंग। एक बार एक चीज को शुरू कर देते हैं। अब जैसे स्वच्छता कैंपेन है, महात्मा गांधी ने 1916 में उस स्वच्छता की बात की। मोदी जी जैसे गुजरात में मुख्यमंत्री बने, उन्होंने स्वच्छता कैंपेन शुरू कर दी। तो वो ही इज अ लीडर अमंगस्ट लीडर्स। ओके, क्योंकि अब आपकी मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो विपक्ष भी बार बार उठाता है कि देश में आपने पेट्रोल, तेल, डीजल, गैस, इससे इतना पैसा कमाया आम आदमी पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाकर, जबकि इंटरनेशनली रेट इतने कम हो गए, वो पैसा कहाँ गया? आपने आम आदमी को लूटा, यहां तक कहता है नहीं, ऐसा है। आम आदमी मीन्स कंज्यूमर।
ठीक है ना, because आम आदमी कहते हो कभी मुझे केजरीवाल याद आ जाता है बीच में, सो आई हैव टू बी केयरफुल। तो उसको लूटना तो बहुत मुश्किल है, वो लूट ही लाता है लोगों, बट नो, देखिए कंज्यूमर की बात करें, भारत एक ऐसा देश है, पिछले 3 साल में हमारे यहाँ एक ही देश है दुनिया में जहाँ पे दाम कम हुआ है। जब इंटरनेशनल प्राइस $19.56 से लेके $128 तक चला गया, और हमारे जो आसपास के देश हैं जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, यहाँ 70-80% दाम बढ़ गया। अमेरिका, यूके में 30-40% बढ़ गया। भारत एक देश है जहां दाम कम हुआ। ओके, ये हमने कैसे कम किया? वो ऐसे किया, 2 कारण। एक तो हमारे OMCs जो हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इन्होंने जब अंडर रिकवरी भी हो रही थी, इन्होंने दाम बढ़ाया नहीं। तभी मैंने कई बार कहा, इनको सर्टिफिकेट दिया ऑफ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन। दूसरा, केंद्रीय सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 समय, नवंबर 2021 में और मई 2022 में हमारी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, और बीजेपी के जो राज्य थे उन्होंने अपना वैट कम कर दिया। इससे क्या हुआ, देश में पेट्रोल और डीजल का दाम 16 रुपए और 13 रुपए एकदम कम आ गया। बीजेपी रूल स्टेट्स में बाकी स्टेट से 12-14 रुपए कम रहा पेट्रोल का दाम, और 8-9-10 रुपए कम रहा डीजल का दाम। इसलिए लूटने की बात, ये करने की बात, जब दाम इंटरनेशनल प्राइसेस स्टेबलाइज हुई, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने अपनी रिकवरी शुरू कर दी। अंडर रिकवरी का मतलब नुकसान पे बेच रहे थी पहले। पर क्या होता है, एक साल आप अगर फायदे में रहते हो, अगले साल थोड़ा नुकसान होता कर लेते हो। अब पेट्रोल प्राइस में अंडर रिकवरी शायद नहीं है, पर डीजल में अभी भी मेरे को लगता है अंडर रिकवरी है। तो इसलिए ये कहना, ये किया, वो पैसा गया कहाँ गया, सामने ये सब ऑडिटेड है। हाँ, पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो हैं, खास करके ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, हाईली सक्सेसफुल हैं। और ये जो लोग पहले बातें कर रहे थे ये नेशनल एसेट्स को बेचने की, वो भी हम उस पर रोक लगा दी। तो फिर आपने ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन शुरू कर दिया। अब मुझे ये भी पूछना पड़ेगा फिर इतने टाइम फिर कांग्रेस की सरकार रही, आप फॉरेन सर्विस में रहे, तो क्या सारी कांग्रेस पार्टी की पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसीज, क्योंकि आप IFS में थे, आप कभी अनकंफर्टेबल होते थे या आपको लगता था ठीक ठाक काम चल रहा है? मेरी जिंदगी सारी बीत गई वो अनकंफर्टेबल स्टेज में, तो मैंने इसके बारे में लिखा भी है, मैंने बात भी की है। देखिए, सिविल सर्वेंट का रोल होता है कि जो पॉलिसी ले डाउन की जाती है उसका इम्प्लीमेंटेशन करना। पर जब भी हमें मौका मिला किसी चीज़ पे एडवाइस देने का, हमने कभी हेजिटेट नहीं किया। मैंने नहीं किया, और भी बहुत लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। पर एक इनके कांग्रेस के लीडर हैं, उनका नाम अगर कहे तो मैं बता देता हूँ, पर उन्होंने कहा था, यू नो, बट वी ट्रीटेड हिम वेरी वेल। वी मतलब कांग्रेस पार्टी ट्रीटेड मी वेरी वेल जब बीजेपी आया। तो मैंने कहा, अंकल मैं तो UPSC के एग्जाम पास करके आया था, आपके ट्रीटमेंट से क्या मतलब है? मतलब मैं इम्तिहान पास किया, मैंने क्वालिफाई किया। कौन से लीडर थे? किसकी बात कर? सलमान खुर्शीद जी की बात कर, वो मेरे दोस्त हैं। तो उन्होंने कहा, बट वी ट्रीटेड हिम वेरी वेल। मैं बताता हूँ क्या कहना चाह रहे थे। वो शायद ये कहना चाह रहे थे, वो फॉरेन मिनिस्टर थे, आपको इन्होंने UN भेजा था, UPA गवर्नमेंट में मेरा परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बना के। उन्होंने क्या भेजा था, मैं उसका बता दूं कहानी। मेरे को UN पहुंचते पहुंचते काफी समय लग गया था, क्योंकि मैं UN इन्होंने नहीं भेजा था। मैं पहले जिनीवा में भी PR था, फिर मैं और जगह भी रहा हूँ, लंदन भी रहा हूँ। तो उनका कहने का मतलब ये था कि कोई आदमी जो who has reasonable success, any officer in a Congress government, why did he join the BJP? That is the issue. So I had to remind him कि I had an association prior to that. But because civil servants are not supposed to be part of any political party, तो I bided my time. पर मैं 2009 में जब लोकसभा चुनाव होने वाले थे, उस समय also I offered to resign and contest the election. मतलब 2009 में मैं अभी पहुंचा नहीं था वहां पे न्यूयॉर्क। ओके। तो जब मैं दिल्ली में सचिव बन के आया, आई वाज सेक्रेटरी इकोनॉमिक रिलेशन, तो उसके दौरान जब न्यूयॉर्क जाने से पहले मैं तो गया था अडवाणी जी को मिलने, और मैंने कहा था उस समय कि मेरे को आप टिकट दे दो यहाँ पे। कहाँ से? दिल्ली से? दिल्ली से ही मैं चाह रहा था, क्योंकि दिल्ली में मेरी पैदाश है। आई वाज बोर्न ब्रॉट अप हियर, सो दैट। तो उन्होंने कहा थोड़ा रुको। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा।
उन्होंने जो कुछ भी नहीं कहा, टिकट नहीं दी, दैट्स द मेन थिंग। ओके, यानी आप 2009 से आप चाहते थे कि अरे एक्टिव मैं तो उससे पॉलिटिक्स में- पहले से चाहता था मेरे भाई, उससे पहले भी कई बार रिजाइन करने के चाहता था। वो कब किसी टाइम में मेरी बॉस बीवी ने रोक दिया, कभी किसी ने कहा नहीं यार अभी थोड़ा समय कर लो। मतलब कांग्रेस की सरकार में आप सहज नहीं थे, नहीं कंफर्टेबल मैं ठीक ठाक था, ऐसी भी कोई बात नहीं। आप अनकंफर्टेबल जोन की बात कर रहे थे ना, Right. तो पॉलिसीज के साथ जो डिस्कंफर्ट होता है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो क्या आई कांग्रेस हैड अ वेरी सक्सेसफुल करियर इन द यस फॉरेन सर्विस। ऑफ कोर्स, क्या जब 14 में आपने बीजेपी ज्वाइन किया, 13-14 में, 13 में, क्या कांग्रेस की तरफ से भी ऑफर था आपको? नहीं कोई किसी को ऑफर नहीं देता है। कांग्रेस वालों को पता था कि मैं उधर ही जाएंगे। मैं दूसरी तरफ जा रहा हूं, इसलिए उनको कोई ऑफर देने की जरूरत ही नहीं थी। ओके, जब आप यूएन गए उसके बाद क्या आपको लगा उस समय जो इंडिया की इमेज थी यूएन में, इंटरनेशनल वर्ल्ड में, और उसके बाद 14 से 24 में जो बदली है, बहुत फर्क आया है क्या? देखिए ऐसा नहीं होता, ये इमेज और ये चीज़ें बहुत सब्जेक्टिव होती हैं। सब्जेक्टिव क्यों होती है कि कोई एक समय आता है, बहुत अच्छा काम करते हैं आप, जैसे अभी G20 की अध्यक्षता की माननीय प्रधानमंत्री जी, तो एक डीपली डिवाइडेड वर्ल्ड में ही वॉज एबल टू प्ले द यूनिफायर, एंड इसलिए इंडिया स्टॉक जो ऑलरेडी हाई है, देखिए 2014 के बाद स्टॉक बढ़ता जा रहा है, पर उसमें भी स्पर्ट्स आते हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि दुनिया में जो देशों के बीच रिश्ते होते हैं, इंटरस्टेट रिलेशंस, दे आर बेस्ड ऑन हार्ड रियलिटी, इकोनॉमिक रियलिटी, दे आर बेस्ड ऑन border negotiations, they are based on economic give and take, free trade agreements, so and so. By and large you can say 2014 के बाद जब से मोदी जी ने दायित्व संभाला, हमारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में स्टैंडिंग है, हमें लोग ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। ज़्यादा सीरियसली लेने का मतलब यह है कि अगर हम कुछ कहते हैं तो दे विल नॉट बी एबल टू ब्रश अस असाइड। इसका मतलब ये होता है कि हम हर समय ऐसी चीजें नहीं कह पाएंगे जिससे आप लोग खुश हो। वेरी ऑफन वी हैव टू टेक अ स्टैंड जिससे लोग नाराज भी होंगे। अब नेबरहुड में चीन के साथ, अमेरिका के साथ, बाय एंड लार्ज जो पुरानी पॉलिसी थी, इट वाज वन ऑफ एक्सरसाइजिंग चॉइसेस व्हिच आर कंफर्टेबल। चलने दो, नहीं चलने दो, थोड़ी सी बात करो, थोड़ी सी हल्ला मचाओ। जब मैं यूएन में मेरी पोस्टिंग हुई है तो हम सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप के लिए कैंडिडेट बने, एंड वी वन दैट इलेक्शन विद अ रिकॉर्ड वोट। आई थिंक वी गॉट समथिंग लाइक 193 आउट ऑफ 196 और समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसे वोट जितनी पड़ी थी। तो बट ओवरऑल मैं कहूँगा सबसे हमारे जो लो पॉइंट्स थे इंटरनेशनल रिलेशन में, इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, पंडित जी वो कश्मीर का मुद्दा जो है उसको यूएन ले गए, ठीक है, और बाकी चीजें की उन्होंने, जिससे ऐसा लगा कि ये कंट्री जो है, आप इंटरनेशनल मीडिएशन, यूएन की आप मीडिएशन चाह रहे हैं। 2014 के बाद एक तो जो नेबरहुड में सॉलिड मैसेज गया, क्या मैसेज था कि आप यहां आएंगे और हमारे यहां क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करेंगे तो वी विल गिव यू अ बेफिटिंग रिस्पॉन्स। ये जो बालाकोट, पुलवामा एक्सेट्रा, आई एम फास्ट फॉरवर्ड। बट एक और चीज हुई है, हमारी अर्थव्यवस्था जो है, इट हैज बीन स्टेडली राइजिंग, और मेरी आपको ये सबमिशन है कि व्हेन यू आर स्ट्रांग इकोनॉमिकली यू कैन ऑल्सो अफोर्ड टू सेट द पेस। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि पिछली सरकार के दौरान कुछ अच्छी चीजें नहीं, बहुत अच्छी चीजें हुई है ओवर एन प्रोट्रैक्टेड पीरियड, मैं बिल्कुल उससे डिट्रैक्ट नहीं करना चाहता, बट इन अ कंप्रेस्ड 10-year फेज मैं कहता हूं तो 2014 के बाद हुआ, दैट इज क्वालिटेटिवली ऑफ अ हायर क्वालिटी एंड सम ऑफ द फॉल्ट्स ऑफ द पास्ट हैव। फॉर इंस्टेंस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, पहले क्या था, वो कह रहे जी हम बॉर्डर में सड़कें इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि अगर हम बॉर्डर सड़कें बनाएंगे जो हमारे एनिमी है वो अंदर आ जाएंगे जल्दी। अरे नहीं भाई, यू हैव टू फोर्टिफाई, नाउ यू सेटल विलेजेस, दे आर नॉट द लास्ट, दे आर द फर्स्ट विलेज। तो जो मोदी जी के जो कार्यक्रम है, दैट मीन्स बोथ ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी फ्रंट, इन ऑल रिस्पेक्ट्स यू हैव मेड मेजर स्ट्राइड्स। ओके, आपने कहा कि भारत अब टफ स्टैंड लेने के लिए काबिल भी हो गया है और लेता भी है। नहीं, जहां जरूरत पड़े, जहां जरूरत पड़े, इट्स नॉट दैट यू हैव टू बी टफ टू बीट फॉर द सेक ऑफ टफनेस। एब्सोल्युटली।
क्या उसमें एक टफ स्टैंड वो भी था जब हमने रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान यूएस और यूरोपियन यूनियन के प्रेशर के बावजूद रशिया से ऑयल खरीदना जारी रखा? बिल्कुल था, बट मैं उसको टफ स्टैंड नहीं कहता हूं। मुझसे कई लोगों ने पूछा कि आप पे दबाव था। मैंने कहा मैं तो एक छोटा सा मंत्री हूं मोदी जी की टीम पे, पर मैं मोदी जी के डीएनए के बारे में आपको बता दूं, हिज माइंड इज नॉट वायर्ड टू टेक प्रेशर, नंबर 1। दूसरा, मैं आपको माफी चाहता हूं, मैं करेक्ट नहीं कर रहा हूं, कोई हमारे पे प्रेशर नहीं था, एक्सपेक्टेशन थी। सर पब्लिकली स्टेटमेंट्स आए हैं नहीं, उनके बाद में ईयू के यूएस के पब्लिकली आए हैं? नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं है उनका। अभी यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, उनका नाम मेरे को याद है, जेफ पायट। उन्होंने कहा कि हमने कभी इंडिया को नहीं बोला नहीं खरीदने, उन्होंने हमें यह कहा था कि आप खरीदिए पर कम दाम पे खरीदिए। और उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने कहा था कि प्राइस कैप है, कि इस प्राइस कैप के अंदर खरीदिए। अच्छा, मुझसे आप पूछिए, इफ आई एम पेट्रियोटिक एंड वेल मीनिंग इंडियन, मैं नहीं चाहूंगा कम दाम में खरीदने, बिल्कुल खरीदो। तो मेरे को और हमने कम में खरीदा है, तो वही तो मैं उसी पे आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू दैट। जहां तक उनकी यूरोपियन और बाकी सैंक्शंस की बात है, एक शब्द है अंग्रेजी भाषा में जो मैं यूज नहीं करना चाहता हूं, जयशंकर जी बहुत यूज करते हैं उस वर्ड को। वो कह रहे हैं कि जो कच्चा तेल पाइपलाइन में रूस से हंगरी आएगा, दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम सैंक्शंस। जो कच्चा तेल है रूस से चीन जाएगा, दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम सैंक्शंस। ठीक है, तो सैंक्शन फिर किसके लगे यार? भारत पे? अरे हमने क्या किया? वो क्या एक इंग्लिश में एक्सप्रेशन होता है, वी जस्ट शोड देम द मिरर, कि देख लो भैया, किसी ने नहीं बोला। हाँ, अगर एक और भी बात है, आपकी बात, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है जी। उनको उस नौबत तक पहुंचने ही नहीं दिया। उनको पता था अगर हमें कहते ना खरीदो, हमको तो हम मना कर देंगे, आप मना कर देंगे। मैंने कई बार बोला, और एक बार नहीं, दुनिया भर में आप जैसे वरिष्ठ एंकर्स के साथ, एक क्या था वो CNN का कोई एंकर थी, बेकी एंडरसन या CNBC, मुझे याद नहीं, उसने बोला डोंट यू फील एनी सेंस ऑफ, वो शेम वर्ड यूज करना था कि बाइंग। आई सेड व्हाट? आई वर्क फॉर अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, his only moral duty is to the Indian citizen, and his duty is to supply, he has to ensure availability, affordability and sustainability, and he's done it brilliantly. तो कौन होता, हमको कौन लेक्चर देगा इसमें? बिल्कुल सही कहा आपने। अब जब रशिया यूक्रेन की चर्चा हो रही है, क्या यह भी सच है, आप गए थे अपने छात्रों को वापस लाने के लिए, प्राइम मिनिस्टर ने आपको वो जिम्मेदारी दी थी, क्या वाकई उस वॉर को कुछ समय के लिए प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पर रोका गया था? इसमें कोई असर्शन, ये हकीकत है। आई नो दिस फॉर अ फैक्ट। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे साथ और भी 3-4 कॉलीग्स को भेजा था, मेरे को याद है, जनरल VK सिंह जी थे, सिंधिया जी थे, किरण रिजिजू था, और मैं था शायद। जो बॉर्डर पॉइंट्स थे हमारे यहाँ हंगरी में, ठीक है, मैं हंगरी में बुडापेस्ट में बेस्ड था और मैं बॉर्डर पे जाता था जो यूक्रेन के साथ पड़ता था। वो बॉर्डर पॉइंट कभी तो एकदम फ्लड हो जाते थे, मतलब बाकी देश के बॉर्डर पॉइंट बंद हो गए तो 100-200 लोग इकट्ठे आ गए। एक वजह समय वहां ऐसा आया कि कोई स्टूडेंट पॉपुलेशन बाहर निकल ही नहीं पा रही। क्यों? मदद करने वाली एजेंसीज हैं, पर भाई देयर इज अ बैटल एंसूइंग, देयर इज शॉट्स आर बीइंग फायर्ड, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। आप मतलब बस में बैठिए और कोई शेल उसमें गिरे तो इट्स नॉट। तो देखिए, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव इज टू गेट योर स्टूडेंट्स आउट बट इन अ सेफ मैनर। तो व्हाट्स वन स्टेज, आई नो, मुझे डेट याद नहीं आ रहा, भाई आ जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने प्रेसिडेंट पुतिन से बात की और प्रेसिडेंट जेलेंस्की से बात की, और उनके नीचे जो लोग हैं, हम लोगों ने कन्वे किया कि ये रूट में तो 3 घंटे का हमें उस एरिया में सिसेशन और हॉस्टिलिटीज मिला। तो अगर प्रधानमंत्री जी ये बात नहीं करते, दैट्स हाइपोथेटिकल। कितने दिन के लिए मिला? एक फिर मेरे को फेज था, एक ऑन वन ओकेजन 3 घंटे के लिए, देयर वाज नो दिस थिंग, वी वर एबल टू गेट ऑल द स्टूडेंट्स आउट। ओके, और भी हुआ होगा, आई डोंट नो, पर मुझे इस इंसिडेंट के बारे में पक्का पता है, ऑल द स्टूडेंट्स हु केम आउट। पर अगर नाउ यू आर ऑन अ सीरियस नोट, मैं आपको बता दूं, एंड यू विल एंजॉय दिस, जब हमारे स्टूडेंट्स आ गए बाहर तो हमने रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स अरेंज की थी। तो जैसे आते गए फ्लाइट्स चलती गई। लास्ट डेट में बड़ा अजीब प्रॉब्लम आई 2 इश्यूज पे। वो यूक्रेन में बहुत ठंड होती है, तो वहां पे साइबेरियन डॉग्स होते हैं,
तो कुछ तो बच्चे कहते कि हम नहीं जाएंगे जब तक हमारा पेट साथ नहीं जाएगा। तो मेरे जैसे बंदे को जिसको पेट्स के बारे में ज्यादा पता नहीं है, थोड़ा सा जानकारी है, मैंने कहा भैया वो दिल्ली की क्लाइमेट में बच नहीं पाएंगे। तो कहने लगे नहीं नहीं उसमें ये नहीं, हम नहीं जा रहे। फिर कहते एयरलाइन ले जाएंगे नहीं। मैंने सबको खुद फोन किया, राहुल भाटिया जी को, मैंने कहा यार एक्सेप्शन कर दे, इनको यहां से निकालो। उन्होंने बोला दिल्ली जाके, मैंने कहा दिल्ली में कोई एयर कंडीशन हॉल लाएगा नहीं। एक तो ये प्रॉब्लम हुई, हमने कर दिया। दूसरा कुछ वक्त कहते सर हम अभी आए हैं, ये अभी जो रिपैट्रिएशन फ्लाइट है 1 हफ्ते बाद करना, अभी हमें शहर को देखने दो। एक तरफ हम रिपैट्रिएशन कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये वॉर के दौरान की बात कर रहा हूं। वॉर के दौरान को शहर देखना है। वो बुडापेस्ट का शहर देखा ना, बिकॉज़ वॉर जोन से निकल के आ गए। अच्छा, ओके। और जिन लोगों ने हमारी मदद की है, उद्योगपति बड़ी बातें करते हैं, कॉमन सिविल सोसाइटी, हरे कृष्णा हरे मूवमेंट, लोगों ने मुफ्त खाना खिलाया। और भाई साहब 28,000 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 1 or 2। और एवरीबडी केम टू द रेस्क्यू, और उन्होंने अपने घरों को खोला, खाना बना के लाए, बॉर्डर पे ले गए, यहां लाए। तो ये सिर्फ मोदी जी ने किया। अच्छा, इंडिया वाज द ओनली कंट्री। उसके बीच में मेरे को 1-2 बार कुछ टफ चॉइसेस करनी पड़ी। कुछ जो स्टूडेंट बाहर आए थे उनके साथ, वो इंडियन नहीं थे, हमारे आसपास के देशों के थे। हमने कोई बात नहीं की, हमने ये नहीं पूछा वीजा है कि नहीं तुम्हारा, ले लिया। चढ़ यार, उसे वीजा लगाने का वो पहले चेक करो, उसके किसी देश का पासपोर्ट, उसकी क्लियरेंस लो, कहां तक करते। बट इट वाज व्हाट आई कॉल अ truly in every sense of the word humanitarian mission, and I think Modi ji has this great capacity कि वो एक बार once he makes up his mind, he is able to carry this entire process। कौन-कौन से देशों के स्टूडेंट्स थे वो, पड़ोसी देशों में? अमेरिकन भी थे, इंडियन ओरिजिन पीपल विद अमेरिकन पासपोर्ट्स, बांग्लादेश के भी थे, और जहां तक मेरे को याद है नेपाल के थे। ओके। 1-2 और भी हो सकते हैं, पर वो मैं शायद बोलूंगा नहीं। देखिए, जब ह्यूमैनिटेरियन इवैक्यूएशन होती है उस समय अब एक आदमी ट्रेंच में पड़ा या तकलीफ में, आप ये थोड़ा बनेगा आपके पिताजी का नाम क्या है, आपका कौन सा धर्म है, अरे ला यार इसको चढ़ाओ उस पे और सेंड हिम बैक टू इंडिया। इंडिया में जांच होती रहेगी। और हिंदुस्तान बड़ा देश है, आसपास के छोटे देश अगर हैं और जाहिर है वो तो, और इंसानियत भी एक है। पर आप ये मानते हैं कि जब से हमारी ताकत बढ़ी है उसके बाद से कुछ देशों से हमारे टकराव भी बढ़ गए हैं? किसके साथ? मैं पाकिस्तान चाइना की बात नहीं कर रहा हूं। किसके साथ टकराव? जैसे कनाडा, और कनाडा वाला जो मसला है आपसे बेहतर कौन जानता होगा? नहीं, मेरे से बेहतर बहुत लोग जानते हैं, पर मैं आपको एक दो छोटी सी चीजें बताना चाहता हूं। देखिए, मैं 39 ईयर्स फॉरेन सर्विस में रहा। उसके बाद मैं 6 साल मैंने इंटरनेशनल थिंक टैंकिंग की। अब थिंक टैंकिंग क्या होती है? UN, वो इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा। और मुझे मंत्रिमंडल में आए भी 7 साल हो गए, ठीक है। 39 + 6 45 + 7 52 ईयर्स। मैंने इंटरस्टेट रिलेशंस में कभी ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं देखी। ठीक है, हम मान लीजिए पंजाब में जो भी कारण थे, हमारे बच्चे जो हैं नशे के कारण वी गॉट इनटू ट्रबल, बैड गवर्नेंस थी, अब जिसके भी जिम्मे, आई एम नॉट गेटिंग इनटू पॉलिटिकल डिबेट। वो IELTS के बोर्ड लगे हुए हैं कि इंडियन स्टडिंग इंग्लिश लैंग्वेज इन ऑर्डर टू पास, के बाहर जाके वो इंटरव्यू में थोड़ी सी अंग्रेजी बोल के बाहर निकल पाए। किसी कंट्री को जो फ्रेंडली कंट्री है, अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कारण हमारे यहाँ जो सेसेशनिस्ट फोर्सेस हैं, जो मिसगाइडेड है, उनको इंकरेजमेंट देना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। हमारे हालात बिगड़े इसलिए नहीं है कि हमने कुछ कहा, उन्होंने शुरू किया। अब मान लीजिए मैं लंदन में रहा हूं और इंडिया हाउस के सामने प्रोटेस्ट होते थे, पर आप चढ़ के वहां पे तोड़फोड़ करना शुरू कर दें, और जैसे कनाडा में इन्होंने किया, जो इंडियन डिप्लोमेट्स के साथ किया, तो वैसे ये दिस भारत की एक विशेषता है। हमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, हमें कुछ ज्यादा करना नहीं है। अगर हम अपने इंडियन स्टूडेंट्स को वहां भेजना शुरू कर दें, बंद कर दें, भेजना बंद कर दें, तो कैनेडियन इकोनॉमी की जो हालत जो है ना, वो उनके जो सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इतना वो बढ़ा चढ़ा के वो किया हुआ है, हमने सिर्फ ये रिएक्ट किया, हमने कहा कि दिस इज नॉट इन द स्पिरिट ऑफ प्रॉपर बायलैटरल रिलेशन। अच्छा, जो लोग यहां से भागे हुए हैं उसमें से ड्रग ट्रैफिकर्स हैं, पता नहीं और कौन लोग हैं,
अब उनकी आपस की लड़ाई अगर होती है तो हम कहां बीच में पड़ रहे हैं? तो वहां के प्राइम मिनिस्टर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से नहीं, मैं ये नहीं कह रहा दैट इज द ओनली रीजन, बट जरूर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का एंगल है उसमें और था, और हमने यही किया था। वी आर विलिंग टू डील विद इट ऑन अ, अगर आप मान लीजिए आपको हमारे बारे कोई नाराजगी है कुछ है, वी कैन इंक्वायर इनटू इट एंड वी कैन गिव यू तो द कह रहे हैं रिस्पांस। कि नहीं, आपने कुछ लोगों को भेज के, एजेंट्स को भेज के वहां तो पर आपको मैं मर्डर करवाया। तो अरे सुनिए यार, मैं तो 52 इयर्स की बात कर रहा हूं, ये हमारे कल्चर में नहीं है, हमारे कल्चर में नहीं है ऐसी चीजें करना, और जो करना होता है एटसेट्रा, दैट इज अ वेरी डिफरेंट इशू। बट ये जो है, अब वो किसी का नाम ले रहे थे, आई थिंक हरदीप सिंह निज्जर और समथिंग लाइक दैट, वो बाद में पता लगा, रिपोर्ट आई कि वो तो कोई अपनी उनकी गैंग वॉरफेयर के अंदर वो प्रॉब्लम हो गया। एविडेंस आज तक दे नहीं पाए कोई। नहीं, वो देना दैट्स नॉट माय टर्फ। ये जयशंकर जी के साथ बात करेंगे तो उसमें अगर आप पूछें तो मे बी इज बेटर इक्विप्ड। फिर इसी तरह की सिचुएशन यूएस के साथ हो गई, वहां भी पन्नू के लिए वो देखिए मैं कुछ किसी मैं को गुरनाम हायर सिंह किया, पन्नू नहीं छोड़िए, चेक में एक अरेस्ट भी हुआ उस नहीं पर। होगा जो होगा, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, बट मैं समझता हूँ। नहीं, मैं जो बेसिक क्वेश्चन है ना, वो मैं ये कह रहा था कि ये जो आरोप लगता है हिंदुस्तान पर कि हम अब अपनी आरोप तो बहुत लगते हैं, डेमोक्रेसी नहीं है, हम लोग सिविल लिबर्टी नहीं है, आरोप कौन लगा रहे नहीं हैं? कि हम अपने दुश्मनों को विदेशों में चुन चुन के और खत्म कर रहे हैं। वाकई में आपको लगता है अगर ये कैपेसिटी है, वो मैं आपको 5-6 लोगों का गिनवा देता हूं जो मेरे हिसाब से हमारे एक देश के खिलाफ काम करते हैं। क्या किया आपने उसके खिलाफ? नो, आई एम नॉट गेटिंग इनटू ये। देखिए, एलिगेशन लगाना बहुत आसान होता है, एंड आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। ऑल आई एम सेइंग इज इंटरस्टेट रिलेशंस पे अभी अब लोगों ने शुरू कर दिया है। वो वहां पे कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ तो देयर वाज अ शो ऑफ यूएस में। यूएस में हमारे लोगों ने करना शुरू किया, Yes. आपको ये करना चाहिए। यार ये इसका गेम। अच्छा, पर इसमें गलत क्या है जब हमारे हमारे इंटरनल मैटर्स पर ये फॉरेन गवर्नमेंट्स बोलती तो हैं? फिर आप एज अ सिटिंग मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट, आई कांट बी कमेंटिंग ऑन दैट। हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री से स्टेटमेंट आया बकायदा। मैंने देखा स्टेटमेंट, तो मुझे थोड़ी अब यूएस की यूनिवर्सिटीज में प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उस पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बकायदा फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट आ गया। इसका मतलब इंडियन गवर्नमेंट हाउसिंग और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। कोई स्टेटमेंट। एब्सोल्युटली। ओके, अब रैपिड फायर राउंड। हरदीप पुरी जी, जल्दी जल्दी, छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब। तैयार हैं आप? बताइए। ओके, पहला सवाल, देश का बेस्ट प्रधानमंत्री अब तक का आप किसे मानते हैं? विदाउट डाउट नरेंद्र मोदी। बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर आप किसे मानते हैं? बहुत मुश्किल है, लंबी लिस्ट है। नहीं, इसमें बड़ी लंबी लिस्ट है, बट कुछ लोग जो क्वालिफाई करेंगे उस लिस्ट में, Okay, कई आप लोग 2-3 नाम लेना चाहते हैं? नहीं, अलग अलग जनरेशंस के बताता हूं, अलग अलग जनरेशन के बताता हूं। अभी के समय में सर्टनली एस जयशंकर इज वन ऑफ देम, सर्टनली विदाउट डाउट। उसके पहले आप जाएंगे, उसके पहले एरिया में कौन सा पीरियड को 47 से लेके आप 2000, फिर तो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत लंबा हो जाएगा, बट इस फेज के डेफिनेटली एस जयशंकर। ठीक है। पुराने आप किसी फेज में जाएं तो बहुत इफेक्टिव। प्रणब मुखर्जी का नाम आएगा पिछले उसके पहले बहुत जाएंगे तो कभी एमसी चावला का नाम है। इसलिए ये क्वेश्चन 75 साल के इतिहास में नहीं पूछा। ठीक है, ओके। बेस्ट डिप्लोमेट आप अब तक का किसे मानते हैं? बेस्ट डिप्लोमेट? नहीं, बेस्ट डिप्लोमेट इंडिया का कि दुनिया भर? इंडिया का। नहीं, बहुत रहे हैं इंडिया के, बहुत बढ़िया। शशि थरूर जी का भी नाम आता है। नहीं, मेरे लिए बेस्ट डिप्लोमेट मेरे मेंटर, मेरे गुरु JN दीक्षित। ओके, वो तो अक्सर हमारे साथ डिबेट्स में आते थे, मुझे याद है। तो ऐसा है, वो हाई कमिश्नर थे पाकिस्तान में, श्रीलंका में, नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन सेक्रेटरी थे नेशनल। तो मैं उस पर थोड़ा सब्जेक्टिव है, जैसे कई लोग क्वालिफाई करेंगे। शशि थरूर जी कैसे डिप्लोमेट थे? वो डिप्लोमेट है ही नहीं। पहले तो थे, कभी नहीं था वो, कभी नहीं था। यूनिवर्सिटी पढ़ के वो कहीं UN सिस्टम में चला गया, डिप्लोमा फॉरेन ऑफिस में कभी था ही नहीं वो। ये तो पब्लिक, आप लोग जो नैरेटिव बनाते हैं ना, आप किसी भाई UN में थे, UN में वो डिप्लोमेट थोड़ा बन गया, UN के सिविल सर्वेंट थे यार। हाँ, तो वो थे, वो किसी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट कुछ नहीं। वो मैं उसको उस कैटेगरी का मानता ही नहीं हूँ। ओके, ऑल राइट। ना, मैंने ये भी नहीं कहा कि मैं बेस्ट डिप्लोमेट हूँ, ये भी मैंने नहीं कहा। राइट, ओके। देश का बेस्ट स्पीकर आप किसे मानते हैं? सबसे अच्छा भाषण देने वाला? ओ, यू मीन ओरेटरी में? यस। अगेन यस, आई थिंक नरेंद्र मोदी वुड बी वेरी हाई। ओके। बेस्ट पॉलिटिकल माइंड किसे मानते हैं? चाणक्य। यस, चाणक्य। हिस्टोरिकल किसी का भी नाम? चाणक्य, हिस्टोरिकल। राजनीति के चाणक्य? नहीं, बहुत है। देखिए, ऐसा है, बहुत लोग। अमित शाह? वेरी हाई, वेरी हाई। शरद पवार, अहमद पटेल? नहीं, नरेंद्र मोदी? नहीं, ये पॉलिटिकल जो बात आप कर रहे हैं, इसमें
अहमद पटेल इज अ बैकरूम पर्सन. Yes. शरद पवार इज अ लीडर, मानता हूं, बट आई वुड से अमित शाह जी जो हैं, ही इज अ व्हाट आई कॉल अ सेरेब्रल थिंकिंग पॉलिटिशियन, जो जरूर जिस कैटेगरी में आप लाना चाह रहे हो उसमें बहुत हाई ठीक क्वालिफाइड है, ओके. दिल्ली का बेस्ट चीफ मिनिस्टर अब तक का आप किसे मानते हैं? अगेन ये बहुत लंबा इतिहास हो जाएगा. मैं केजरीवाल को तो डेफिनेटली नहीं मानता. डेफिनेटली नहीं मानता. पंजाब का बेस्ट चीफ मिनिस्टर किसे मानते हैं? देखिए इसमें भी बहुत लंबा इतिहास हो जाएगा. आप जाए प्रताप सिंह कैरों पे पहुंच जाए, कहीं आगे पहुंच जाए, इसको मत. ठीक है. क्या पेट्रोल भारत में महंगा है? मेरे हिसाब से दुनिया के हिसाब से तो सस्ता है. अब प्राइम मिनिस्टर की या इस सरकार की बेस्ट स्कीम आप कौन सी मानते हैं? क्योंकि उज्ज्वला, नहीं, घर, शौचालय, जनधन, इन सब की चर्चा होती है. देखिए बहुत सारी माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं जो बहुत ही सफल है. आवास योजना 4 करोड़ आवास बनाए, सैंक्शन किए. अभी उन्होंने कहा 3 करोड़ और करेंगे. शौचालय बनाना, उज्ज्वला, स्वनिधि स्कीम, 65 लाख रेडी पटरी पे जो अपना व्यापार करते हैं उनके लिए उज्ज्वला का आपने बात किया. उज्ज्वला तो आपके मंत्रालय का ना, है. मेरे से ये कई विपक्ष कहता है फेल है, लोग रिफिल ही नहीं करवाते उसे. बेकार की बात करते हैं. 10 करोड़ 28 लाख हमने कैंप दिए. एवरेज यूटिलाइजेशन 3.9 सिलेंडर है, 4 जो नॉर्मल फैमिली के. विपक्ष जो कहते हैं ना, इसको आप अगर सीरियसली लेंगे तो आपका क्वालिटी ऑफ कंसिडरेशन कम हो जाता है. ओके. लोकसभा या राज्यसभा आप क्या प्रेफर करेंगे? राज्यसभा में हूं, मैं प्रेफर क्या करूंगा? पंजाब या दिल्ली? नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं तो राज्यसभा में हूं ऑलरेडी. पंजाब या दिल्ली? दिल्ली में, दिल्ली का पैदा. आप समझ रहे हैं मैं क्या पूछना चाह रहा मैं हूं? पूछ रहा हूं. मनमोहन या मोदी? मोदी डेफिनेटली. ओके. क्या 84 के दंगों के लिए कांग्रेस को सिख समुदाय ने माफ कर दिया है? नहीं, सिख समुदाय बड़ा इमोशनल वो है. बहुत हम लोग इमोशनल लोग हैं. ज़्यादातर सिख कम्युनिटी के जो यंगस्टर्स हैं उनकी पैदाइश 84 के बाद हुई है. वो जो पहले वाले मेरे जनरेशन के, उन्होंने किसी कभी ने माफ किया और कभी करेंगे भी नहीं. क्या बीजेपी हिंदू पार्टी है? बिल्कुल नहीं. हिंदू भी है, मेजोरिटेरियन, मेजोरिटी पार्टी है. मेजोरिटेरियन होती तो मैं क्या बैठा होता यहाँ पे यार. ये क्या बोल रहे हो? मेजोरिटेरियन. पर मुस्लिम कोई भी नहीं है बीजेपी में. कई है मुस्लिम. कैंडिडेट्स भी नहीं उतारे. एक कैंडिडेट दिया. अरे भाई, कैंडिडेट का ऐसा है, कैंडिडेट तो लोकल फैक्टर्स में होता है, लोकल फैक्टर से होता है. अब वो कहता है महिला नहीं है, मैंने 2, हमारे 7 में से 2 आ गए. हाँ, नहीं, सुनो, इशू इज वेरी सिंपल. हमारे यहाँ बहुत मुस्लिम्स हैं. स्पोक्समैन देखिए, वो कभी क्या नाम है, शहजाद जी आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है. अभी थे, अभी आपके अंसारी जी थे, वो थे, क्या नाम है, जफर इस्लाम राज्यसभा में कितने, ये क्या गलत पर गिने चुने हैं. और कितने माइनॉरिटी और गिने चुने कितने हैं? चलिए, कांग्रेस क्या मुस्लिम पार्टी है या मुस्लिम को तो किसी को टिकट दिया नहीं है यार. तो ये सवाल जो है, पॉलिसी उनकी अपीजमेंट के, फर्स्ट क्लेम ऑन द रिसोर्सेज शुड बी टू द माइनॉरिटीज, पर्टिकुलरली मुस्लिम. ये उनका माइंडसेट है. पर करते वरते उनके लिए भी कुछ नहीं है कांग्रेस. अरे वो भी हम बीजेपी करेगी मुस्लिम्स के लिए, ये बता रहा हूं. ट्रिपल तलाक किया, और भी चीजें करेंगे. ओके. हरदीप जी खुद को मंत्री के तौर पर 10 में से कितने नंबर देते हैं? अरे मैं अपने आप को ग्रेड करता ही नहीं हूं, मैं तो कार्य करता हूं. मोदी जी को कितने देते हैं? 10 आउट ऑफ 10. राहुल गांधी को कितने देते हैं नेता के तौर पर? अभी तो नेता के तौर पे तो अभी लॉन्च हो रहा है यार, रीलॉन्च हो रहा है. अभी लॉन्च तो होने भारत जोड़ो यात्रा 2 बार उन्होंने निकाली, हजारों किलोमीटर पैदल चल रही है. उसके बीच में गायब हो जाते हैं साथ. पर गंभीरता से लेते हैं आप उनको? भारत जोड़ो का कोई असर हुआ है आपके हिसाब से? मैं कौन होता हूं? मैं तो एक बीजेपी का कार्य करता हूं. मैं तो उनको धन्यवाद करता हूं कि हमें एंटरटेन रखते हैं. दिल्ली के 6 उम्मीदवार बीजेपी ने क्यों बदल दिए? क्योंकि हम फ्रेश फेसेस लाना चाहते हैं. एंटी इनकम्बेंसी तो वजह नहीं है? अरे एमपी क्या कौन सी एंटी इनकम्बेंसी होती है यार? वो तो सरकार की होती है, एमपी थोड़ा. क्या राहुल गांधी अगर अमेठी रायबरेली से लड़े तो जीत पाएंगे? ये देखिए, तो वहां के मतदाता करेंगे. मेरे को नहीं लगता जीत पाएंगे, तभी तो इतना लेट कर. क्या प्रियंका गांधी जीत पाएंगी? प्रियंका तो फील्ड में नहीं आ रही, जीत कहां से पाएंगी? कांग्रेस की इस बुरी हालत का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? मैं कांग्रेस की जो मेन रूलिंग फैमिली, उसी को मानता हूं. ओके. अब मैं कुछ नाम लूंगा हरदीप पुरी जी, जो पहला थॉट आपके जहन में आता है वो बताना है. सैम पित्रोदा, वो जो आदमी जिसके सफेद बाल और काली वो है, वो वाला, उसके बात कर रहे हो? वो भाई रिटायर्ड प्रोफेसर है यार, बोलता रहता है, बोलने दो उसको. गंभीरता से नहीं लेते आप? मैं किसका? इनहेरिटेंस टैक्स का. मणिशंकर अय्यर. क्यों बुलवाते हो? मणिशंकर अय्यर मेरे सीनियर कॉलीग थे फॉरेन सर्विस. मैं कुछ नहीं कह सकता. कमाल है. अब तो आप पॉलिटिक्स में हैं, वो भी पॉलिटिक्स में है, वो कांग्रेस में है, आप बीजेपी में है. बीजेपी तो कहती है, आपकी पार्टी का स्टैंड है, मणिशंकर अय्यर बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं. उन्होंने आके अमृतसर में मेरे खिलाफ कैंपेन भी किया था, पर मेरे एक
एथिक्स है, मैं अपने बॉस के खिलाफ कभी बोलता नहीं। ओके, दिग्विजय सिंह, आई फील सॉरी फॉर हिम। ऐसा क्यों? रोज ऊटपटांग के स्टेटमेंट दे देते हैं कुछ इधर की उधर की। राहुल गांधी, राहुल गांधी मैंने बोला ना, युवा नेता वेटिंग टू बी रीलॉन्च। प्रियंका गांधी, अरे उस बड़ा बहुत बहुत लोगों को ये एक तरह से अरमान है कि उनको पॉलिटिक्स में आने नहीं दिया उन्होंने। पोटेंशियल है, होता तो पता लग जाता, बीच में वो यूपी का उनको क्या सैबोटाज किया किसी ने, आप ये कह रहे हैं? नहीं मैंने कहा वो मदर और वो इटालियन फैमिली में अपेरेंटली दे प्रेफर द सन्स। सोनिया गांधी, सोनिया गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? भाई बहुत उनकी कंट्रीब्यूशन है, अपना देश छोड़ के आई यहाँ पे, शी इज डिवोटेड अस होल, आई एम फुल ऑफ एडमिरेशन फॉर। मनमोहन सिंह, फुल ऑफ एडमिरेशन। ओके, आई एम एडमिरेशन फॉर सोनिया गांधी। यस एब्सोल्युटली, बिकॉज देखो अपना वो इतना वो संभाल रही है कांग्रेस पार्टी का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम अपने, शी इज गाइडिंग इट। मनमोहन सिंह, भाई मैं क्या कहूँ, तो मेरे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ओके, अटल बिहारी वाजपेयी, अरे वो तो वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स। नरसिम्हा राव, अगेन वेरी वेरी वाइज मैन। अरविंद केजरीवाल, आप ये क्या कहते हैं, इतने लेवल से जाके कहाँ आप पहुँच गए आप? नरेंद्र मोदी, मैंने बोला 10 out of 10। अमित शाह, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंटेना एंड अ ग्रेट डूअर। सुषमा स्वराज, भाई आई हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग हर, बस। एस जयशंकर, ही इज अ वेरी वैल्यूड कॉलीग। भगवंत मान, अब फिर क्या मैं आपको बताऊंगा, आप एक लेवल से जाकर फिर आपको कर। सुखबीर बादल, मैं उनको ज्यादा जानता नहीं हूं। वरुण गांधी, शोज प्रॉमिस। मेनका गांधी, आई नो हर वेरी वेल। इंदिरा गांधी, मैं उनको मिला था जब मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, बात कर रहा हूं मैं 1971 की या कुछ। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट लीडर्स को उन्होंने साउथ ब्लॉक बुला के वी हैड अ मीटिंग। बहुत शी वॉज एन एक्टिविस्ट डूअर, और जो 71 का हमारा हुआ था उसके आसपास की बात है। बट देखा जाए जो इमरजेंसी लगी ना, उसके बाद सारा होल असेसमेंट ऑफ इंदिरा गांधी, बड़े हमारे लोग थे, उन्होंने इंदिरा इज दुर्गा मैंने शुरू में कहा था, पर इमरजेंसी के बाद तो हर प्लेस इन हिस्ट्री हैज बीन इरेज्ड बाय हर। ब्लू स्टार तो ब्लू स्टार के लिए क्या उनको दोषी मानते हैं? 100%। कोई सेल्फ रिस्पेक्टिंग सिख मेरे को ये बोल जाए कि ही डजंट होल्ड अ रिस्पॉन्सिबल, देन whom do you want to hold responsible? और मैं तो हैरान हूं कि ये कांग्रेस पार्टी में जो हमारे सो कॉल्ड सिख लीडर्स हैं, वो किस कॉन्शियंस के साथ इस चीज को टॉलरेट करते हैं। ठीक है, यू डोंट हैव टू बी अ डिवाउट सिख, यू डोंट हैव टू बी डिवाउट सिख, बट यू आर अ सिख, यू बिलीव इन। पर सिख कम्युनिटी तो कांग्रेस को वोट देती है, पंजाब में सरकार भी बनाई कितनी बार। अब मैं उस सिख कम्युनिटी जो देती है, ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने अपने ओके। थैंक यू सो मच हरदीप पुरी थैंक यू जी, मुझे बहुत मजा आया आपके साथ। मुझे भी बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद।